हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन लोग हैं जो लास्ट कक्षा में नहीं थे और आज है? ओके ओके, क्या नाम है प्रभु जी आपका? जय मूड़ा। क्या करते हैं आप? BCA। कहाँ से? कहाँ पे आए? अच्छा, बेलापुर स्टेशन के पास से। ओके ओके, आप वहाँ से BCS कर रहे। और कौन नहीं था? ये नहीं थे, ये तो रेगुलर है। यस प्रो, क्या नाम है आपका? बाल मुरली जी। क्या करते हैं आप? 11th स्टैंडर्ड, साइंस आर्ट्स कॉमर्स? 11th साइंस में है। कहाँ पे रहते हैं आप? सेक्टर 19 में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? कहाँ? यहीं पे मंदिर में ही बेस में रहते हैं। ओके ओके। अच्छा, आप मीरा रोड के हैं? ओके ओके। आपने BCA के लिए एडमिशन लिया है बेलापुर स्टेशन के पास कॉलेज? ओके। बाकी तो पुराने लोग हैं। तो हम आज कितने लोग भागवतम में थे? 5-6 लोग तो भागवतम में थे। सो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देखा था? कौन बताएगा? जो लोग थे, काफ़ी सारे लोग थे पिछले कक्षा में, तो हमने क्या देखा था पिछले कक्षा में? हाँ, 11 सेंसेस देखे थे, बराबर है। माइंड के रिलेटेड वो देखा था, वो तो बराबर है, लेकिन क्या देखा था माइंड के रिलेशन? माइंड कंट्रोल में ना होने से कई सारे प्रॉब्लम्स देखे थे। ओके, फिर ओके, जप वगैरह के साथ माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। और देखिए, आप हमारे मैकेनिज्म को समझ चुके थे। जैसे मैंने 11 सेंसेस के बारे में बताया था, बराबर है। 5 क्या है? वर्किंग सेंसेस है, एंड 5 ज्ञान इंद्रिया है, नॉलेज गेनिंग सेंसेस है। और उनके ऊपर कौन है? मन है। हम उन्हें चारिट वाला डायग्राम देखा था ना। मन क्या है? लगाम के जैसा है। अभी यहाँ तक तो हमने माइंड को समझ लिया। वैसे तो मन को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल सा कार्य है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, मन के ऊपर चर्चा करते हैं, तब बोलते हैं कि वायु रूपी सदुष्करम। वायु को वश में करना आसान है, लेकिन मन को वश में करना क्या है? आसान नहीं है, मुश्किल है। या लगभग मन को वश में करना कैसा है? तो बोलते हैं इम्पॉसिबल सा कार्य है मन को वश में करना। लेकिन यह अर्जुन का ख्याल है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? उसके उत्तर में भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, अभ्यास और योग युक्तेन। मुश्किल तो है, लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे किसी भी चीज़ की, बारंबार वही चीज़ को करोगे, तो फिर क्या हो जाएगा? परफेक्शन आ जाएगा। आप क्या पर पाओगे? वो चीज़ कर पाओगे। वैसे ही मन को कंट्रोल में लाना, वश में लाना उतना आसान नहीं है, लेकिन प्रयास करने से क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आप प्रयास करते रहोगे तो आप मन को वश में लेके आ सकते हो। मतलब कठिन तो है, लेकिन इम्पॉसिबल सा नहीं है मन को वश में लाना। तो इसलिए पहले तो मन की पूरे मैकेनिज़्म को समझना चाहिए। इसलिए हमने सिर्फ कहाँ तक देखा मन को, कि हमारा एक ग्रॉस बॉडी देखा था हमने, जो किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से बना हुआ है। ये देखा था पिछले कक्षा में हमने। तो हमारा ग्रॉस बॉडी है वो पंच महाभूत से बना हुआ है, जिसके ना हर किसी का जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना हुआ है। हर किसी के शरीर में पंच महाभूतों की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। क्या हो सकती है? उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे अभी विज्ञान कहने के लिए कहता है कि हमारे बॉडी में 65% क्या है? वाटर है। वो शायद हर चीज़ को क्रश करने के बाद बता रहे होंगे कि 65% वाटर है, ब्लड वगैरह। नहीं तो वैसे तो हमें आउटसाइड दिखने के लिए हमारे शरीर में क्या दिखता है? ज़्यादातर अर्थ दिखती है, फ्लश। मोर पार्ट इज क्या है?
फ्लश है, बराबर है ना। अभी वो फ्लश को निचोड़ोगे तो वाटर निकलेगा उसमें से ब्लड के रूप में। ब्लड इज़ अनदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर ही रहता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कैसे है हमारा बॉडी ज़्यादा बना हुआ, अर्थ सेक्शन ज़्यादा है हमारे शरीर में, बराबर ना, अर्थ सेक्शन ज़्यादा है हमारे शरीर में। वैसे ही अलग अलग 84 लाख योनि हैं, उन योनियों में हर किसी का जो शरीर है उसमें ये 5 जो एलिमेंट है वो परमानेंट रहेंगे। वो क्या रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। ये 5 पंच महाभूत जिसको हम कहते हैं, वो 5 एलिमेंट क्या होंगे, वो परमानेंट रहने वाले हैं, उसमें बदलाव नहीं आने वाला है, वो वैसे ही रहेंगे। अच्छा, ये 5 एलिमेंट जो परमानेंट एलिमेंट रहेंगे, लेकिन उनके परसेंटेज क्या हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हमारा, वैसे तो विज्ञान कहता है वाटर ज़्यादा है, वैसे तो वाटर भी हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वाटर को देखने के लिए। वैसे जो जल में जीव रहते हैं उनके बॉडी में क्या है, अन्य कोई चीज़ का परसेंटेज ज़्यादा होगा, किसी चीज़ का परसेंटेज क्या हो सकता है, कम हो सकता है। जल में रहने वाले, इवन जल में रहने वाले भी फिशेस में बदलाव आता है। कुछ फिशेस रहते हैं जिनके अर्थ का सेक्शन ज़्यादा है या वाटर कंटेंट ज़्यादा है उनके बॉडी में, इसलिए हम उनको देख पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं। लेकिन जेली फिश वगैरह जो कहते हैं जिनको, वो जेली फिश वगैरह क्या है, उनका कंटेंट क्या है, वेरी हो सकता है। उनके बॉडी का कंटेंट वेरी हो सकता है ना, एक ही तरीके का कंटेंट नहीं हो सकता है उनके शरीर में। तो उनके शरीर में अगर कंटेंट डिफरेंस है तो जेली फिश को नेकेड आइज से देखना डिफ़िकल्ट जाता है। आप वीडियोज़ वगैरह में दिखते हैं क्योंकि वो कैमरा उनको कैप्चर कर रहा है, लेकिन ऐसे आप जल में जाके देखोगे, अपने खुले आंखों से देखने का प्रयास करोगे तो वो ट्रांसपेरेंसी है उनकी। मतलब अर्थ कंटेंट घट गया ना उनके शरीर का, अर्थ कंटेंट घट रहा है तो हम उनको क्या नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, अर्थ कंटेंट घटने की वजह से। वैसे ही उसी तरीके से अन्य भी हो सकते हैं, अन्य भी बॉडीज़ है, अन्य भी क्रिएचर है, उनके कंटेंट कैसे है उनके बॉडी में रहेंगे, ये 5 ही चीज़ें। लेकिन किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, उसके अनुसार क्या होती है, उनके शरीर को या तो हम देख पाएंगे, नहीं तो हम उनके शरीर को नहीं भी देख सकते हैं। दोनों हो सकता है, उसकी मात्राओं के ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। कैसे मात्राओं के ऊपर निर्भर करता है हम उनको देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। जैसे आपने यहाँ के तो चलो कुछ चीज़ों को हम देख रहे हैं, कुछ को नहीं देख रहे हैं, देख पा रहे हैं किसको, किसको नहीं देख पा रहे हैं। कुछ तो आकार में सूक्ष्म होते हैं इसलिए नहीं देख पा रहे हैं, प्रायः वो क्या है, आकार में सूक्ष्म होते हैं, मतलब वो कंटेंट ज़्यादा कम है ना, अर्थ का भी कंटेंट कम, आकार सूक्ष्म हो गया मतलब कंटेंट कम हो गया पंचमहाभूत का। वैसे कुछ लोगों के बारे में सिर्फ हम सुनते हैं लेकिन उसको देख नहीं पाते हैं, जैसे घोस्ट, पिशाच, भूत, सुना तो इनके बारे में, सुना है नहीं सुना है? डज घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं ये लोग? बड़ा क्वेश्चन है ना कि एग्जिस्ट करते भी है या नहीं करते हैं। इफ गॉड इज एग्जिस्ट देन डेफिनेटली घोस्ट इज ऑल्सो एग्जिस्ट, गुड then definitely evils are also there. You can't say only good exist and evils are not. Both are there simultaneously. वैसे ही अगर कौन एग्जिस्ट कर रहा है, भगवान एग्जिस्ट है तो घोस्ट भी एग्जिस्ट है। फिर आप बोलोगे दिख क्यों नहीं रहे घोस्ट हमें ना? अनुभव आया है किसी को घोस्ट का? नहीं आया है ना, किसी को घोस्ट का अनुभव नहीं आया है। कई बार घोस्ट के अनुभव आते हैं क्योंकि उनका शरीर जो होता है ना, जो लोग, वही साइंस है, इट इज़ ऑल्सो साइंस, ऐसा नहीं है, वो विज्ञान है, एक बहुत ही सुंदर तरीके का विज्ञान है। प्लीज़ कम। घोस्ट है या नहीं है ये भी बहुत ही सुंदर विज्ञान है। प्रॉब्लम ये है हमारा कि हम क्या करते हैं ना, हर चीज़ को विज्ञान से, पैरामीटर से देखना चाहते हैं। हर चीज़ विज्ञान के पैरामीटर से प्रूव नहीं की जा सकती है, क्योंकि विज्ञान भी एक ज्ञान की शाखा है। वैसे ज्ञान की कई सारे ब्रांचेस हो सकते हैं। इंजीनियरिंग, सिर्फ इंजीनियरिंग ले लो, 136 ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के। कुछ हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ हमारे कंट्री में है ही नहीं। जैसे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, या इंडिया में कुल मिला के 3-4 कॉलेज है जिसमें मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाया जाता है, अन्य जगह पे नहीं पढ़ाया जाता। आप में से कितने लोगों ने इंजीनियरिंग किया है या कर रहे हैं? जो भी किया है या कर रहे हो, अरे थोड़ा अच्छा खासा हाथ ऊपर करो, खाया है ना। तो आप लोगों ने इंजीनियरिंग किया है, कर रहे हैं। आपके कॉलेज में था?
मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच नहीं होती है। इवन IIT बॉम्बे में भी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, उनके पास भी वो ब्रांच नहीं है। लेकिन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है या नहीं है? है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है। जितने सारे मेडिकल में इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो डॉक्टर नहीं बनाता, वो इंजीनियर बनाता है, वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर है। चाहे फिर वो एक्सरे मशीन हो, चाहे फिर वो ना आपका सोनोग्राफी मशीन हो, या आजकल क्या क्या MR FMR क्या क्या करते रहते हैं, ECG आदि सब मशीन्स है ना, वो मशीन फैक्ट्री में बनी है ना, हॉस्पिटल में नहीं बनी है, वो फैक्ट्री में बनी है। तो वो बनाने वाला कौन है? उसके लिए दोनों चाहिए, उसके लिए मैथ्स भी चाहिए और बायोलॉजी भी चाहिए। वो सिर्फ या PCM से काम नहीं चलता है वो मशीन बनाने वाली फैक्ट्रीज में। वहाँ पे क्या होना ज़रूरी है? PCM भी लगता है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक के एडमिशन के लिए। दोनों की आवश्यकता होती है, तभी जाके वो ठीक से उस मशीन को डेवलप कर पाएंगे। तो ऐसी ज्ञान की कई सारी शाखाएं हो सकती हैं, और ज्ञान की एक शाखा के द्वारा आप दूसरी शाखा को क्या नहीं कर सकते हो? प्रूव नहीं कर सकते हो। जैसे विज्ञान एक ज्ञान की शाखा है, वैसे ही अन्य एक ज्ञान की शाखा को कहा जाता है पोएट्री। कविता ज्ञान की शाखा है, नहीं है? है ना, पोएट्री ज्ञान की शाखा है। अभी किसी ने ज्ञान की एक शाखा पोएट्री का इस्तेमाल करके कविता लिख दी, और उसने उस कविता में एक स्त्री का वर्णन किया, एक लड़की का वर्णन किया कि वो कितनी सुंदर है। तो उसके सौंदर्य का वर्णन करते वक्त उसने उसके मुख को, उसके फेस को उसने किसकी उपमा दे दी? चंद्र की उपमा दे दी। शी इज़ लुकिंग एज ब्यूटीफुल लाइक अ मून। सही लिखा गलत लिखा उसने? सही लिखा ना, बेस्ट उपमा उसने दे दिया है, तो उसने सही कविता की है। लेकिन अभी आप विज्ञान के द्वारा उस कविता को प्रूव करके दिखाओ, हाउ दैट वुमन विल लुक लाइक अ मून। कर सकते हो प्रूफ? तो विज्ञान के द्वारा तो वो गलत हो गया ना। तो वो सही लिखा है उसने या गलत लिखा है? क्या लिखा है उसने? हाँ हाँ, तो सही लिखा है उसने, बराबर ना। मतलब पोएट्री का क्वालिटी चेक करने के लिए विज्ञान पैरामीटर्स हो सकते हैं क्या? विज्ञान का पैरामीटर्स नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है पोएट्री को प्रूव करने के लिए। पोएट्री हो या अन्य कोई भी हो, किसी ने इवन कोई ऐसे भी लिख दिया तो उसको विज्ञान के द्वारा प्रूव करने के लिए वो पैरामीटर नहीं हो सकता है। हो सकता है वो पैरामीटर? नहीं हो सकता है। ऐसे कई सारे जगह पे विज्ञान का पैरामीटर नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन हम प्रायः मूर्खता के वश ये सोचते हैं कि हर चीज़ किसके पैरामीटर में दिखनी चाहिए? विज्ञान के पैरामीटर से दिखनी चाहिए। नहीं ये होनी चाहिए, क्योंकि हर ज्ञान की शाखा अलग हो सकती है और उधर विज्ञान का पैरामीटर नहीं लग सकता है। आप इकोनॉमिक्स में विज्ञान का पैरामीटर लगा के बताओ, नहीं लग सकता। फाइनेंस सेक्टर में विज्ञान का पैरामीटर लग सकते हैं? नहीं लग सकते हैं। लग सकते हैं क्या? नहीं लग सकते हैं। मार्केटिंग सेक्टर में विज्ञान के पैरामीटर लगते हैं? नहीं रखते हैं। बल्कि मार्केटिंग सेक्टर तो अंदाज़ा रहता है कि अभी लोगों का मूड कैसा रहेगा। अभी बारिश चालू हो गई, सबका पकौड़े खाने का मूड है, तो क्या कर जाएंगे? ये बढ़ाएंगे अपना प्रोडक्शन। कौन? वो सभी ऐसे ना नमकीन बनाने वाले जितने भी फैक्ट्रीज़ है, या जो होटल वगैरह है, वड़ा पाव और भजी पाव और क्या क्या समोसा आदि बेचने वाले क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, तुरंत बढ़ा देंगे ना। आप अगर थोड़ा सा सिटी साइड में, सिटी से बाहर थोड़ा सा टाउन साइड में घूमने जाओ, आपको हर जगह पे वो भुट्टा लेके बैठे हुए देखेंगे, सेक रहे भुट्टे को और बेच रहे हैं। अभी ये विज्ञान का पैरामीटर से होता है क्या? ये नहीं होता है। ये पैरामीटर्स क्या है? उसके फीलिंग्स का पैरामीटर है। फीलिंग्स का पैरामीटर लगा दिया कि ये ठंड का मौसम या बारिश गिरने लगने से लोगों की फीलिंग्स होती है कि ऐसी चीज़ें खाई जाए। वही भुट्टा आपको गर्मी में कोई देगा तो नहीं खाओगे, आप शाम को निकल के खाओगे? नहीं, शाम को आप गर्मी में निकलोगे तो आइसक्रीम प्रेफर करोगे, है ना? आइसक्रीम प्रेफर करोगे। चाट आदि जितनी भी सारी चीज़ें आती है ना, भेलपुरी के गाड़ी में बेची जाती है, वो सब आप गर्मियों में प्रेफर करोगे, तो वो उसको उस जगह पे उसको बेचा जाएगा। विज्ञान का पैरामीटर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। फिर वहाँ क्या पैरामीटर लगा? फीलिंग्स का पैरामीटर लगा दिया उन्होंने, लगा दिया ना। तो विज्ञान के द्वारा प्रूव कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन वो भी एक ज्ञान की शाखा है। अगर आप कोई फाइनेंशियल या इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है ठीक से, तो वो अच्छे से समझता होगा इस चीज़ को, क्योंकि ज्ञान की शाखा है। और ज्ञान की शाखा होने की वजह से उसको विज्ञान के पैरामीटर्स पे क्या नहीं किया जा सकता है? प्रूव नहीं किया जा सकता है। वैसे ही अध्यात्म एक ज्ञान की शाखा है।
जिसको विज्ञान के पैरामीटर्स के द्वारा प्रूव करना इम्पॉसिबल है। कुछ चीज़ें की भी जा सकती है, ऐसा भी नहीं है, कुछ चीज़ें की जा सकती है, लेकिन हर चीज़ विज्ञान के द्वारा उस पैरामीटर्स में प्रूव नहीं की जा सकती है। जैसे आप मान लो विज्ञान बोलता है कि मुझे किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम जागृत हो गया मेरे हृदय में देखते ही, ना, लव एट फर्स्ट साइट वगैरह सुना होगा आपने, ऐसी चीज़ें फिल्मों में बहुत चलती है, ऐसी चीज़ें चलती है ना। एक बार देखने से क्या हो गया, प्यार हो गया। अच्छा ठीक है भाई, प्यार हो गया, एक्सेप्टेड। तो विज्ञानवादी आ गए उसके बीच में, उन्होंने उस प्यार का आपके क्या कर दिया, पूरा चिथड़े चिथड़े करके बिखर दिया प्यार को ना। बोल दिया क्या हो गया, इसको किसी पर्टिकुलर सुंदर लड़की को देखने से मेरे हृदय का अचानक से प्रेशर बढ़ गया। वो बोलेंगे यस, आपके हृदय में क्या हो गया है, ये पर्टिकुलर एसिड का फ्लो बढ़ गया और इसलिए आपका हृदय क्या हो गया, तेज धड़कने लग गया। पूरा प्यार का वाट लगा दिया उसने, लगा दिया नहीं लगा दिया, लगा दिया ना आपकी जितना। लेकिन यही फिर आप उस वक्त आप विज्ञानवादी के पास जाओगे नहीं, आप उस वक्त पोएट के पास जाओगे, वो प्यार की वाट नहीं लगा देगा, वो उसको और बढ़ोतरी दे देगा, अलग अलग प्रकार का राइटअप्स लिख के देगा ना, वो बढ़ाएगा उसको, उसका और उसके कविताएं या उसके सॉन्ग्स या जो भी कुछ है वो पढ़ के क्या लगेगा आपको कि बढ़ रहा है, मेरी फीलिंग्स क्या हो रही है और गहरी होती जा रही है। विज्ञान के पास जाओ, वो उसको केमिकल, बायोकेमिकल और क्या Hp2C वो सब ऐसा केमिकल कॉम्बिनेशन और उसका ऑक्टा हेक्सा बना के सब केमिस्ट्री के हिसाब से सेटल कर देंगे। फाइनली बोलेंगे ये मॉलिकुलर यहाँ से यहाँ जंप कर दिया, इसने यहाँ से जंप कर दिया और ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू सेटल हो गया। बोला तुम्हारा प्यार इतना ही था, बस खत्म। हमारे लिए तुम्हारा प्यार कितना था, बोले वो 2 पेज का सम था, बस हमने सॉल्व करके सेटल करके दे दिया, ये लो तुम्हारा प्यार। कुछ रहा उसको मतलब। तो आप प्रेम को उस पैरामीटर से देख सकते हो क्या? नहीं देखा जा सकता है। देखा जा सकता है? नहीं देख सकता। अच्छा ठीक है, उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनका बात, किसकी बात, विज्ञान की बात, कि भाई चलो कोई फीलिंग्स मेरे हृदय में उठ रही है, मेरे मन में उठ रही है, मेरे दिमाग में किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो रहा है, तो वो केमिकल कॉम्बिनेशंस के वजह से हो रहा है। विज्ञान ऐसे ही बोलेगा, केमिकल कॉम्बिनेशन ही फाइनली नाम देंगे ना। तो चलो उस केमिकल कॉम्बिनेशन से कुछ दवाई बना दो उस, क्योंकि अगर मेरे हृदय में किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो रहा है तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा मेरे हृदय में या मेरे शरीर में, वही केमिकल कॉम्बिनेशन आपके भी शरीर में क्रिएट होगा ना। ऑब्जेक्ट अगर सेम है ना, ऑब्जेक्ट अगर कोई स्त्री है, लड़की है, तो आपके हृदय का केमिकल कॉम्बिनेशन और मेरे हृदय का केमिकल कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम हो गया ना, तो फिर केमिकल कॉम्बिनेशन सेम हो गया। तो फिर इसके लिए कोई इंजेक्शन क्रिएट करो या कोई दवाई बनाओ, और जो हमें प्रेम नहीं करते उनको खिला दो तो वो प्रेम करना चालू कर देंगे हमें, हो सकता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन ही है ना, तो वो कॉम्बिनेशन दवाई से भी क्रिएट किया जा सकता है ना। अगर कोई केमिकल मेरे बॉडी में फ्लो हो रहा है किसी चीज़ को देखने से, तो वो केमिकल मेरे बॉडी में दवाई से चढ़ा दो, इंजेक्शन से चढ़ाओ, सलाइन से चढ़ाओ, और किसी तरीके से चढ़ा दो मेरे बॉडी में, और वो चढ़ाने से फिर वैसे ही फीलिंग्स मुझे आनी चाहिए। लेकिन आ सकते हैं वैसे फीलिंग्स? नहीं आते हैं। मतलब ये केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, देयर इज समथिंग मच मोर दैन दैट। मे बी द केमिकल कॉम्बिनेशन वन ऑफ द रीज़न, थाउजेंड्स रीज़न माइट बी देयर, उसमें से एक कारण केमिकल कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। कोई 2 व्हीलर चलाते चलाते गिर गया, उसके लिए रास्ते के गड्ढे एक कारण हो सकता है, लेकिन मूल कारण उसको गाड़ी चलाने नहीं आती, यही है फाइनली। गड्ढा कारण नहीं है, वो एक कारण है, लेकिन मूल कारण क्या है, उसको गाड़ी चलाने नहीं आ रही, क्योंकि गड्ढे है तो उसको गाड़ी स्लो करनी चाहिए थी, धीरे निकल जाना था उस एरिया से। तो गिरता था क्या? वो नहीं गिरता था, उसके बाद भी वो तेज़ी से निकलने का प्रयास किया, गिर गया उधर से। तो उसको क्या नहीं आ रहा है? गाड़ी चलानी नहीं आ रही। गाड़ी चलाना मीन्स सिर्फ गाड़ी के पुर्जों को कैसे हैंडल करना वो नहीं होता है, परिस्थिति के अनुसार गाड़ी का हमारा वेग कितना होना चाहिए, ये सभी की भी इसमें कंसिडर किया जाता है, गाड़ी चलाने के ऊपर ही कंसिडर किया जाता है। बेस्ट ड्राइवर मतलब जो फास्ट ड्राइवर अलग होते हैं, बेस्ट ड्राइवर अलग होते हैं। फास्ट ड्राइवर सिर्फ खाली रास्ते पे गाड़ी चलाएगा, लेकिन बेस्ट ड्राइवर खाली रास्ते पे भी चलाएगा और ट्रैफिक भरे रास्तों पे भी चलाएगा, क्योंकि वो अच्छा ड्राइवर है। वैसे ही ये केमिकल कॉम्बिनेशन एक कारण हो सकता है, लेकिन ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं ना, जिसको विज्ञान के द्वारा नहीं बताया जा सकता। वैसे ही अध्यात्म को विज्ञान के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है, ऑलवेज प्रूव नहीं किया जा सकता है। इसलिए साइंस इज नॉट पैरामीटर एट ऑल पैरामीटर फॉर द स्पिरिचुअल साइंस।
जो मटेरियल साइंस है ना, उसको आप पैरामीटर्स करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बार लोग मूर्खता की वश की वजह से या सो कॉल्ड नॉलेज, थोड़ा सा कुछ विज्ञान के बारे में जानते हैं, ज़्यादा कुछ जानते नहीं है विज्ञान के बारे में ना। विज्ञान के बारे में आप अगर बोलोगे ट्रू सेंस में, अगर कोई विज्ञान को अच्छे से जानता है तो उसको वो आइसर से पास आउट होना चाहिए। आइसर जानते हैं ना, जैसे IITs होते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में जो टॉप इंस्टीट्यूट काउंट किए जाते हैं, वैसे ही साइंस के फील्ड में आइसर्स होते हैं ना। उसका कुछ तो फुल फॉर्म है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऐसा कुछ तो लंबा चौड़ा फुल फॉर्म है। वो भी 7 ही आइसर से, ज़्यादा आइसर नहीं है। एक पूना में है, भुवनेश्वर में, एक बंगाल में, मतलब कलकत्ता में कहीं तो है उधर, ऐसे 6-7 आइसर्स है। और वहाँ है बेंगलोर वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सुना है उसके बारे में? IIC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सुना है नहीं है? काय के विज्ञान के स्टूडेंट है आप लोग। इवन IITs भी उधर जाने के लिए बड़ा ये करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं उसके एग्ज़ाम पास होने के लिए, उसमें एंट्री लेने के लिए, है ना। IIC में एंट्री लेने के लिए क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए क्या करते हैं, IITians भी गैप लेते हैं प्रिपरेशन के लिए कि उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास होकर वहाँ नंबर लग जाए करके। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप साइंस के द्वारा अध्यात्म को जज नहीं करना चाहिए। और साइंस मतलब मूल साइंस, वो जो आइसर या IIC में पढ़े हैं ना, वो साइंस का स्टूडेंट है। इंजीनियरिंग साइंस का स्टूडेंट नहीं है, इज़ नॉट ए साइंस स्टूडेंट एट ऑल। आप बोलोगे शौक लग जाता है ना, इंजीनियर साइंस नहीं है तो फिर क्या कर रहा है इंजीनियर? इंजीनियर्स ओनली नोज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। वो विज्ञान का एप्लीकेशन उसको अच्छे से पता होता है, लेकिन उसका मूल तत्व वो नहीं ढूंढ के निकालता। साइंस मतलब जो बेसिक है ना, वो साइंस है। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही विज्ञान है। इंजीनियरिंग नहीं है। इंजीनियरिंग तो उसके एप्लीकेशन पे आ गए। फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक, बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन से आपका जितना भी सारे व्हीकल चल रहे हैं वो क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। केमिस्ट्री कम है, ज़्यादा तो फिजिक्स का ही कॉम्बिनेशन है। पूरा फिजिक्स ही चल रहा है नहीं चल रहा है, पूरा फिजिक्स के ऊपर चल रहा है। तो क्या कर रहे हो, फिजिक्स का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। मूल फिजिक्स अलग है, उसका सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। प्रैक्टिकली इंजन के ऊपर रिसर्च नहीं करते हैं, कितना पावर क्रिएट होता है, कितना पावर फ्यूल जनरेट कर पाएगा वगैरह। वो तो फ्यूल जलाने के बाद पता चल जाता है कि इतना पावर जनरेट होगा, लेकिन वो फ्यूल का क्वालिटी क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होता है, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, उसको फायर के साथ मैच करने के बाद केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, फिर एनर्जी वो कितना जनरेट करेगा, इससे कुछ लेना देना है इंजीनियर को? कुछ लेना देना नहीं है इंजीनियर को ये सब चीज़ों के साथ। उसका लेन देन तो सिर्फ उसका एप्लीकेशन के साथ है। तो वो मूल विज्ञान है, लेकिन लोगों को विज्ञान समझता नहीं है और मूर्खता की तरह बोलते हैं कि ये आध्यात्म विज्ञान के द्वारा आप प्रूव करके दिखाओ, वो अध्यात्म करके दिखाओ। मुझे ट्रैवलिंग में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, उड़पटांग क्वेश्चन पूछने वाले, बोले स्वामी ये विज्ञान के द्वारा आप कैसे प्रूव करोगे कि घोस्ट होते हैं करके। मैं बोला मैं प्रूव ही करूँगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। बोला कैसे समझ में नहीं आएगा? मैं उसको बोला तू क्वांटम फिजिक्स जानता है क्या? बोला नहीं जानता हूँ। बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? बोला केमिस्ट्री सुना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सुना। मैं बोला फिर तूने जो सब्जेक्ट ही सुना नहीं है, मैं उसका कोई तुझे थ्योरम समझा भी दूंगा तो तू क्या समझेगा? तुझे तो वो सब्जेक्ट पता नहीं है ना, तूने सिर्फ केमिस्ट्री सुना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है पता है? अरे इंजीनियर को भी पता नहीं रहता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है एग्जैक्टली। पता होता है, कभी 11th में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं JEE एग्ज़ाम के लिए, बाकी वो कभी पढ़ता नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ रिलेशन नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसके साथ, है ना। क्वांटम फिजिक्स कुछ रिलेशन नहीं है। फिजिक्स थोड़ा सा रहता है JEE एग्ज़ाम देने तक, उसके बाद क्वांटम फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है उसका? कुछ रिलेशन नहीं है। और अगर इसके द्वारा मैं किसी को प्रूव भी करके दिखाऊँ तो क्या समझ में आने वाला है? कुछ नहीं है। तो बोलते तुझे विज्ञानी तुझे पता नहीं है, तो विज्ञान के द्वारा अध्यात्म क्या समझ में आएगा तुझे? लेकिन हम सो कॉल्ड क्या है ना, इंडिया में ये बहुत बड़ा वहम है लोगों के मन में, भारत में खास करके भारत के यूथ के मन में बहुत सारा वहम चलता है। हम पढ़े लिखा व्यक्ति मतलब अंग्रेजी बोलने आए तो वो पढ़े लिखा समझते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना। आप विदेशों में देखो, लोग अपनी भाषा बोलते हैं, अभिमान के साथ बोलते हैं वो अपनी भाषा, अंग्रेजी नहीं प्रयोग करेंगे वो। उनके अब जर्मन में जाओ, हमसे कई गुना आगे बढ़े हुए हैं वो साइंस में। चाइना हमसे कई गुना आगे है, रशिया हमसे कई गुना आगे है, जापान भी हमसे कई गुना आगे है, सभी टेक्नोलॉजी में आगे। क्या है वो अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं? थोड़ा भी अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं करते। आपको जापान में जॉब के लिए जाना है तो जापानीज सीखनी पड़ेगी, जर्मन में जाना है तो जर्मन सीखना पड़ेगा। क्यों? उनको अंग्रेजी क्यों नहीं आ रही है? फिर अंग्रेजी अगर कॉमन लैंग्वेज है तो वो लोग अंग्रेजी सीखे, हम जाएंगे तो अंग्रेजी में उनके साथ संवाद करेंगे, हो जाएगा। लेकिन नहीं,
उनका पढ़ा लिखा कितना भी उनका टैलेंटेड बंदा हो, वो अंग्रेजी नहीं बोलेगा, वो अपनी भाषा बोलेगा। उसने तो पढ़ी भी नहीं है अंग्रेजी ना। जैसे चाइना के लिए गूगल कोई मैटर नहीं करता है, कोई मैटर करता है, लेकिन हमारे लिए तो गूगल तीसरी आँख के बराबर है, ज्ञान चक्षु है हमारे लिए। गूगल तो पूरा ज्ञान चक्षु के सर काम करता है नहीं करता? अच्छा, पूरा का पूरा नॉलेज किसके पास है? गूगल के पास है। और मेरे पास सिर्फ गूगल का ऐप या जो भी अलग अलग ऐप्स है जिसके द्वारा मैं सर्च मारते रहूँगा, यही हमारा है वो। और आजकल क्या आ गया है, वो एक स्टूडेंट को बिगाड़, चैट जीपीटी क्या नहीं कर रहा है, थीसिस लिख रहा है, लोगों के प्रोजेक्ट बना रहा है चैट जीपीटी। और फिर जॉब भी किसको मिलेगा? चैट जीपीटी को मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? इसने तो कुछ किया ही नहीं, इसको क्या मिलने वाला है? वो तो तुरंत इंटरव्यू में पकड़ा जाएगा। चैट जीपीटी से जो करके जाएगा वो तो इंटरव्यू में वैसे ही तुरंत पकड़ा जाएगा, और समझ में आएगा सामने वाले को कि इसको ये जॉब के लायक नहीं है। जॉब के लायक तो चैट जीपीटी वाले बैठे हुए हैं, उनको दे दो जॉब। तो ये परेशानी है हमारी। तो वैसे ही घोस्ट डज एग्जिस्ट, लेकिन हम विज्ञान के द्वारा उसको प्रूव नहीं कर सकते हो। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, जो अनुभव होते हैं, उसके द्वारा हम उनका फीलिंग्स कर सकते हैं। क्योंकि जनरली ऐसा कहा जाता है, जो उस फील्ड में बहुत निष्णात है, विद्वान है, दिस इज दैट घोस्ट का एरी फॉर्म होता है। एरी फॉर्म, घोस्ट का फॉर्म क्या होता है? एरी फॉर्म मतलब उनके शरीर में हमारे जैसे वाटर और अर्थ की मात्रा ज़्यादा है हमारे शरीर में, इसलिए हम नेकेड बॉडी से देख पा रहे हैं। उनका भी शरीर पंचमहाभूत से है, लेकिन उनका फॉर्म क्या ज़्यादा है उनके शरीर में? हवा, एयर का उनके मात्रा एरी फॉर्म में है ना, एयर की मात्रा उनके शरीर में ज़्यादा है, इसलिए हम उनको नेकेड आई से देखना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिर्फ फील किया जा सकता है, नेकेड आई से देख नहीं सकते उनको, एरी फॉर्म है। वैसे ही हमारे ये सबका अलग अलग योनियों में शरीर किससे बने हुए हैं? पंच महाभूत से हमारे बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। क्योंकि हमें मन को देखना है तो पहले मन को पूरा क्या कहते हैं ना, उसका पूरा ओपन हार्ट सर्जरी करके समझना पड़ेगा कि ये माइंड कैसे कार्य करता है, एग्जैक्टली कहाँ पे बैठा हुआ है, क्या क्या इसका कार्य कर सकता है वो। इसलिए मैं बोला वो 2-3 सेक्शन चलेंगे, एक लेक्चर में ये ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ें। तो अभी घोस्ट का इनके एरी फॉर्म हो गए। वैसे ही अपर योनि में आप चले जाओगे, जैसे देवता आदि हैं, तो उनकी शरीर जो है ना, ये पंच महाभूत से नहीं बने होते हैं। उनके शरीर में पंच महाभूत कंसेप्ट होती नहीं है। उनके शरीर में सिर्फ रहता है क्या है, वो सूक्ष्म शरीर रहते हैं, सूक्ष्म शरीर होते हैं उनको, इसलिए हम देवताओं को देख नहीं पाते हैं। उनके शरीर सूक्ष्म देह से बने हुए। हमारा क्या है? हमारा ग्रॉस एंड सटल दोनों है। देवताओं के पास क्या है? सिर्फ सटल है, ग्रॉस बॉडी नहीं है उनके पास, सिर्फ सटल बॉडी है। जैसे अब देख सकते हैं, दिस इज वन बिग सर्कल, ये ग्रॉस बॉडी, इसके अंदर एक छोटा सर्कल है, ये क्या है? सूक्ष्म, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्लेस है ये सूक्ष्म देह। अभी ये जो सूक्ष्म देह है, ये किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार। कुछ काम नहीं कर रहा, मन बुद्धि अहंकार से बना, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पे 5 कर्मेंद्रिया है, ग्रॉस है ना, ये 5 क्या है? कर्मेंद्रिया है। 5 कर्मेंद्रिया है और 5 क्या है? ज्ञान इंद्रिया। ये ग्रॉस बॉडी बनी किससे है? मेनली पंचमहाभूत से। क्लियर है? ये ग्रॉस बॉडी पंचमहाभूत से बनी हुई है हमारी। ये पूरा शरीर है ना, अर्थ, वाटर, फायर, इथर, एयर वगैरह सबसे ये बना हुआ है। ये इससे बना हुआ है, मतलब क्या बने हुए हैं हमारे शरीर में से? बेसिकली 5 कर्मेंद्रिया बनी हुई है, पूरा बॉडी अगर हम देखेंगे, और 5 ज्ञानेंद्रिया। और क्या है शरीर में? इतना ही है ना। और इनको सपोर्ट करने वाले के लिए अंदर कुछ चीज़ें भरी पड़ी है, वो इनको सपोर्ट करती है, किसको? कर्मेंद्रिय को और ज्ञानेंद्रिय को। तो उसको बेसिकली नरिशमेंट का काम करती है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या कर रहा है? वो नरिशमेंट का काम कर रहा है।
नरिशमेंट बोलो, एनर्जी क्रिएट करने के लिए बोलो, तो एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो किसको एनर्जी दे रही है? कर्मेंद्र को दे रहे हैं। हाथ में हिला पा रहा हो तो एनर्जी क्रिएशन चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, तो ये मेरा कर्मेंद्र काम कर रहा है। ज्ञानेंद्रिय है, मेरी आँख भी है ना, मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, आपकी शक्लें वगैरह मुझे याद रह जाएगी, तो ये क्या है? नॉलेज ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। तो ये नॉलेज जब मैं ले रहा हूँ तो ये इसको नरिश करने का काम कौन कर रहा है? अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो नरिश करने का काम करे, इतना ही बॉडी है, बराबर है। अभी ये जब हमारा इतना ही है तो हमारा शरीर इधर से बना है, लेकिन मन कहाँ पे है? सूक्ष्म शरीर में। ग्रॉस बॉडी में है क्या? नहीं है। कुछ संबंध है उसका ग्रॉस बॉडी के साथ? नहीं है। लेकिन वो कंट्रोल किसको कर रहा है? तो ये मन है ना, इसको कंट्रोल करता है ग्रॉस बॉडी। मनश्चष्टानि इंद्रियाणि, 11वां सेंस बोला गया है मन को, वो इन 10 को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? मन इन 10 को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर हो गया ना? अभी हमें कार्य जब मन कंट्रोल का हम बोलते हैं तो हम जनरली इधर सोचते हैं, क्योंकि हमें तकलीफ तो इधर दिख रही है ना, हमारी आंखें भाग रही है कोई सुंदर चीज़ देखने से, और कुछ देखने से हमारे पैर उधर भाग रहे हैं, हमारी जीवा क्या कर रही है? कोई खाने के लिए भाग रही है, तो हम सोच कहाँ रहे हैं? इधर। लेकिन उसका नॉब कहाँ पे है? सूक्ष्म देह में उसका नॉब है। आ रहा है आपको समझ में? सूक्ष्म देह में नॉब है। बहुत सारे लोग जब माइंड कंट्रोल की टिप्स आपको देंगे, वो इधर की टिप्स देंगे, आंखों के ऊपर पट्टी बांध दो, आप इधर उधर दौड़ रही है ना, पट्टी बांध दो, कुछ होने वाला है? क्योंकि उसका तो क्या है, सॉफ्टवेयर को देखना पड़ेगा ना। आप सिर्फ क्या कर रहे हो? हार्डवेयर के ऊपर कार्य करो, लेकिन हार्डवेयर के ऊपर कार्य करके कोई काम नहीं होने वाला, कोई मन कंट्रोल नहीं होने वाला है। कुछ भी करो, आंखों पे पट्टी बांध के रखो, अंधे बन जाओगे, लेकिन आपकी जो क्या कहते हैं, वो जो इच्छा है कोई सुंदर चीज़ देखने की, वो नहीं नष्ट होने वाली है, नहीं नष्ट होने वाली। अभी ये जब देह की चर्चा हो गई है अलग अलग, हरे कृष्ण अलग अलग देहों की, तो वैसे ही आप देखेंगे कि ये जो देवताएं होते हैं ना, ऊपर वाले जिनको हम देवता आदि कहते हैं, तो उनका ये ग्रॉस बॉडी होता नहीं है। उनका सिर्फ कौन सा बॉडी होता है? सटल बॉडी होता है, सूक्ष्म देह होता है। और आत्मा वास्तव में सूक्ष्म देह के अंदर रहता है, आत्मा इस शरीर में नहीं रहता है। हमारे भी ये बॉडी है ग्रॉस बॉडी, इसके अंदर एक सटल बॉडी है, और आत्मा कहाँ पे रहता है? और सटल बॉडी के अंदर रहता है। अभी हम सटल बॉडी को ही देख नहीं पाएंगे। मन बुद्धि अहंकार को लोकेट कर सकते हो कहाँ पे है शरीर में? नहीं लोकेट कर सकते हो। किया जा सकता है लोकेट? नहीं किया जा सकता है। आप बोलोगे बुद्धि मतलब ब्रेन, वो बुद्धि है, वो बुद्धि नहीं है। ब्रेन इज नन अदर देन द हार्ड डिस्क, दैट्स इट। बुद्धि नहीं है वो। बुद्धि और स्टोरेज क्या कहते हैं, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है ना, वो कार्य ब्रेन का है, वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि अलग है। आप बोलोगे ब्रेन और बुद्धि कैसे अलग है? दो अलग अलग चीज़ें होती है। बुद्धि मतलब किसी भी चीज़ का क्या करना होता है, एनालिसिस करने की जो एनालिटिकल पावर है ना, उसको बुद्धि कहते हैं। हमारी जो एनालिसिस करने की एनालिटिकल पावर होती है ना, उसको बुद्धि कहते हैं। अभी आप एनालिसिस मतलब वो टेक्निकल फील्ड वाला एनालिसिस मत देखो। एनालिसिस मतलब अगर दो चीज़ें आपके सामने आती है तो उसमें से ना एक आ गया आपके सामने बियर का ग्लास और एक आ गया दूध का ग्लास, इसमें से कौन सा पीना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? बुद्धि डिसाइड करेगी या मन करेगा डिसाइड? बुद्धि डिसाइड करेगी, बराबर है। तो वो ब्रेन डिसाइड करने वाला है क्या? नहीं, वो बुद्धि है, वो एनालिटिकल पावर है उसके पास। स्टोरेज उसके पास हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस का, कि एक ने दारू पिया था वो गटर में गिरा था, और एक ने दूध पिया तो अच्छे से घर आएगा था। ये क्या है? वो सिर्फ इंसिडेंट स्टोर है, लेकिन उसमें से मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये कार्य कौन करेगा? ये बुद्धि कार्य करेगी बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस। तो ब्रेन ने काम किया है क्या? वो नहीं है। बुद्धि समझ में आ रहा है ना आपको? बुद्धि, इसलिए बुद्धि को सटल है, इट इज़ नॉट ग्रॉस। ब्रेन तो ग्रॉस है ना, आपके ये जो भी कवर्स है इसके अंदर क्या 3 लेयर्स है ना, ये स्किन है, उसके अंदर ये स्कल है, उसके अंदर एक और एक स्कल लेयर होता है, और उसके बाद ब्रेन दिखाई देता है 3 लेयर पे कट करोगे तो ये लेयर्स है। उसके बाद तो आप ब्रेन को देख सकते हो, लेकिन बुद्धि को देख नहीं सकते हो। और बुद्धि आपके एनालिटिकल पावर आपको देती है, डिस्क्रिमिनेशन पावर देती है। ये सब डिस्क्रिमिनेशन पावर बुद्धि से आता है। अच्छा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, किसी को क्या बोलना चाहिए, किसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब कहाँ से आएगा? बुद्धि से आएगा ना, ये सब बुद्धि से आएगा। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसको गाली देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ये सब कार्य किसका है?
बुद्धि का है, एनालिटिकल पावर है उसके पास, वो बुद्धि का है। और वो कार्य बुद्धि जब करेगी तो बुद्धि इंस्ट्रक्शन किसको देगी? माइंड को इंस्ट्रक्शन देगी और माइंड उसके हिसाब से ग्रॉस, अभी यहाँ सॉफ्टवेयर सब हो गया क्लियर। अभी माइंड क्या कर रहा है? वो पुली है इन बिटवीन ग्रॉस एंड सटल के बीच में, वो ग्रॉस को हैंडल करेगा। उसके हिसाब से हमारे इंद्रिय क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो देवताओं के केस में क्या है? ये ग्रॉस बॉडी होती ही नहीं है, इसलिए हम उनको देख नहीं पाते। जैसे उनके देवताओं के शरीर में तो ये जो सूक्ष्म देह जो है ना, मन बुद्धि अहंकार, उसका ही कॉम्बो रहता है, कुछ ज़्यादा कुछ कम। जैसे कहा जाता है ब्रह्मा का एंटायर बॉडी इज मेड अप विथ इंटेलिजेंस, उनका पूरा शरीर है वो किससे बना हुआ है? उनका बॉडी इंटेलिजेंस, मतलब ये सूक्ष्म देह ही है उनका, मन बुद्धि अहंकार सा, उसमें भी उनका पूरा शरीर में किसकी मात्रा ज़्यादा है? बुद्धि की मात्रा ज़्यादा है उनके पास, इंटेलिजेंस की मात्रा ज़्यादा है। इसलिए वो धर्मशास्त्र के ज्ञाता माना जाता है उनको, क्योंकि उनके पास बुद्धि ज़्यादा है, बुद्धि की कैपेसिटी। अच्छा, हम दिखाने के लिए तो एक ग्रॉस बॉडी दिखती है हमें, वो टीवी वाले दिखाते हैं अलग अलग सीरियल्स में, ब्रह्मा के 3-4 सिर है वगैरह वगैरह वाला चीज़ें, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी नहीं है, वो तो सिर्फ चलो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन हम नेकेड आइज से उनको नहीं देख सकते हैं। इन आंखों से ना ही इंद्र चंद्र वरुण आदि किसी भी देवताओं को नहीं देख सकते, क्योंकि वो है ही क्या है? वो सूक्ष्म है ना, एरी फॉर्म के जैसा है। वैसे ही कुछ घोष्टे होते हैं उनका सूक्ष्म देह होता है, इनका क्या होता है? एरी फॉर्म होता है। अभी जो आत्मा है वो ये सूक्ष्म देह के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? सूक्ष्म देह के अंदर रहता है। तो फिर आप बोलोगे फिर ये शरीर के साथ क्या है आत्मा का संबंध? वो तो सूक्ष्म देह के अंदर रह गया ना। अभी आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, ही इज़ इन फुल नॉलेज ना, उसके पास पूरा नॉलेज है, जो उसने बुद्धि को सप्लाई करना चाहिए, बुद्धि ने क्या मन को, और मन ने क्या करना चाहिए? कंट्रोल रखना चाहिए इंद्रियों के ऊपर। मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म है। तो आत्मा फिर हम ये शरीर के साथ है, तो आत्मा शरीर के साथ ही है, इस शरीर में हृदय के स्थान पे रहता है आत्मा, ऐसा भगवान कहते हैं। हृदय स्थानी तिष्ठति, भगवद गीता का 2nd चैप्टर, हृदय स्थानी तिष्ठति कहा गया है। आत्मा कहाँ रहता है? तो बोले हृदय के स्थान पे रहता है। अच्छा, हृदय के स्थान में आप अगर आपका हृदय को खोल के देखोगे तो उसमें 4 सेक्शन है। इम्प्योर ब्लड इन, प्योर ब्लड आउट, यही करता है ना, वो पंपिंग है, बेसिकली पंप है। हार्ट इज नन अदर देन वन पंप एज पर द साइंस, है ना। वो कलेक्ट करता है सब इम्प्योर ब्लड को और उसको पंप करता है किसके ओर? लीवर की ओर पंप करता है। लीवर में उसमें क्या मिक्स हो जाता है? ऑक्सीजन मिक्स किया जाता है, और फिर से वो पंप करके कहाँ चला जाता है? पूरे शरीर के पार्ट में जाता है। एक तो वो क्यों करता है, और फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में से जितना भी सारा ना ये पैदा होता है, जितने भी सारे शुगर और जो भी प्रोटीन विटामिन सब मिक्स करके वो ब्लड को सब जगह सर्कुलेट करता है। तो हार्ट से पंपिंग कार्य कर रहा है, तो हार्ट में कैसे रह रहा है? तो वैदिक शास्त्र कहता है दैट हमारी एक्टिविटी जो है ना, ये ग्रॉस बॉडी में से जो कर्म इंद्रिया है ना, कर्म इंद्रिया, दे आर एक्टिव बिकॉज ऑफ द एयर। वह एक्टिव किसके वजह से है? एयर के वजह से एक्टिव है। आई एम एबल टू लिफ्ट माई हैंड, तो हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है, हाइड्रोलिक सिस्टम लिक्विड बेस्ड है, वो लिक्विड की वजह से कार्य कर रही है। कोई भी चीज़ उठ रही है तो वो लिक्विड होता है ना, यहाँ से यहाँ पास हो गया तो हिलेगा, तो वो लिक्विड बेस है। लेकिन मेरा हाथ लिक्विड बेस काम कर रहा है क्या? नहीं है, ये एयर बेस काम कर रहा है। इसलिए आप अगर कभी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर 3 ही चीज़ों को आपको देखते हैं, कफ वात पित्त। वो चेक करते हैं ना नाड़ी पकड़ के, है ना। वो किस चीज़ को चेक करते हैं? कफ वात और पित्त के कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। तो वात मतलब वो एयर है, और उसमें गड़बड़ हो गई है ना तो उठना कम हो जाता है। फिर आप देखो, है ना, हमारे जॉइंट्स पकड़ने लगते हैं, बूढ़े लोगों के होते हैं ना, जॉइंट प्रॉब्लम होता है, हिला नहीं पाते, कमर दर्द है, उठ नहीं पाते, नीचे बैठ नहीं पाते, तो वो बोलते हैं एयर का प्रॉब्लम हो गया, वात का तकलीफ है, मतलब बॉडी में एयर कार्य नहीं कर रहा है ठीक से, उसका एयर कार्य नहीं कर रहा है। तो वो एयर का काम है, जो किनका है? इन इंद्रियों का कार्य है, जो ये कार्य कर रहे हैं। अभी आत्मा क्या कर रहा है ना, आत्मा रहता है, पूरा बॉडी की सभी इंद्रियां किसके ऊपर चल रही है? एयर के ऊपर चल रही है। तो पंच प्राण ऐसे कहा गया है शास्त्र में, है ना। अलग अलग पान, अपान, उपान, ऐसे अलग अलग वायु रहते हैं, उनको 5 प्रकार के वायु को पंच प्राण वायु कहा जाता है। उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ना, वो हार्ट के पास है। हार्ट के क्षेत्र में क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो हमारा सूक्ष्म देह है ना, वो फ्लोटिंग होता रहता है। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सूक्ष्म देह हमारा फ्लोट होता रहता है।
हमारे बॉडी में कई सारा एयर बहता है, उसका हार्ट के नज़दीक कहीं तो उस एरिया में इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहाँ पे सूक्ष्म देह हमारा क्या होता रहता है, फ्लोट होता रहता है। इसलिए बोलने के लिए बोला जाता है कि हार्ट में है, मतलब एग्जैक्टली हार्ट में है क्या, नहीं है। हार्ट के क्षेत्र में वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है एयर का, वहाँ आत्मा फ्लोट होती रहती है। इसलिए नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि आत्मा अगर हृदय में बंद है तो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये आत्मा वो शरीर में चली गई और उसका इधर घुस गया, ऐसा कुछ है नहीं है। आत्मा नहीं जाएगी हार्ट के साथ। इसके लिए हार्ट में है बोला गया है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई खारघर में रहता है, खारघर मतलब बहुत सारा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, उसमें कहीं तो रह सकता है कोई भी व्यक्ति, वह खारघर में रह रहा है। इसलिए बोला गया कि हृदय स्थानी तिष्ठति, हृदय का स्थान में है, एग्जैक्टली हृदय में नहीं बोला गया है, उसके स्थान में इक्विलिब्रियम पॉइंट है एयर्स का, उसके ऊपर आत्मा फ्लोट होती रहती है। इसलिए हार्ट निकल भी गया ना तो आत्मा उधर ही रहेगी कुछ समय तक की, जब तक नया हार्ट नहीं आता है। सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, नहीं तो आत्मा छोड़ भी सकती है। आत्मा अपना टाइमिंग के हिसाब से चलती है, तो वो टाइमिंग में अगर हार्ट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर वो सब परफेक्ट होने के बाद भी ऑपरेशन फेल हो सकता है, क्योंकि आत्मा छोड़ के चली गई उस एरिया को, तो उसको फेल्योर भी काउंट किया जा सकता है। तो आपको पूरा कॉम्बिनेशन समझ में आया। तो अभी मन वास्तव में सूक्ष्म देह का हिस्सा है, मन बुद्धि अहंकार। तो जब हम नेक्स्ट कक्षा में जाएंगे ना, तो नेक्स्ट कक्षा में हम स्पेसिफिकली अभी माइंड को देखेंगे टारगेट करके। अभी तो हमने माइंड का क्या ढूंढ लिया है, लोकेशन पता कर रहा है और वो कैसा कार्य करता है, ये सभी इंद्रियों को क्या कर रहा है, वो कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है। इसलिए जितने सारे माइंड कंट्रोल के टिप्स होंगे वो वास्तव में फेल्योर वाले टिप्स हैं, फेल्योर वाले टिप्स हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आपके जो ये इंद्रिया है ना उनको कंट्रोल करने के लिए क्या बोल रहे हैं, अलग अलग तरीका बता रहे हैं। लेकिन वो पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं है वो तरीका। हो सकता है कुछ समय तक वो कार्य करे भी, ऐसा भी नहीं है कि वो कार्य नहीं करेगा, कुछ समय तक के लिए कार्य करेगा, लेकिन फिर आपके लिए हर एक प्रॉब्लम्स के लिए एक नया सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। परमानेंट सॉल्यूशन जैसा वो कार्य नहीं करेगा, हर एक प्रॉब्लम के लिए एक नया ना, हमेशा एक नया सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इसलिए हम जब भगवत गीता जब मन कंट्रोल की या मन को वश में करने की चर्चा करती है, तो भगवत गीता किसकी चर्चा कर रही है, भगवत गीता उसकी चर्चा कर रही है, मतलब स्पेसिफिकली भगवत गीता टारगेट कर रही है परमानेंट सॉल्यूशन को। मन को ही कंट्रोल करके रख दो, परमानेंट सॉल्यूशन। मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि का कॉम्बिनेशन को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसलिए बुद्धि को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, फिर वो मन को कंट्रोल करेंगे। सो दैट ऑल विल सी इन नेक्स्ट क्लास. Okay, it's 7 o'clock because I have to give another class also after just few minutes later. So we'll end up here. और नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको डेफिनेटली सोचना। आप सब ग्रुप में हो ना, जितने भी लोग ग्रुप में ऐड नहीं हैं वो क्या करो, देवदी प्रभु के साथ कांटेक्ट करो, यू गिव योर नंबर टू हिम, तो आपको वो ग्रुप में ऐड करेंगे। परिवर्तन, संडे परिवर्तन करके हमारा ग्रुप है, तो उसके ऊपर आपको नेक्स्ट क्लास का मैसेज एंड सब डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की। किसी को कोई क्वेश्चन है? जी ब्रो। जैसे कि हम तो सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर एक अलग से एक बॉडी है, राइट? तो आत्मा उसके अंदर है, तो जब हम मरते हैं तो जो जाता है, जिसको सजा मिलती है, मीन्स आप जो है यमलोक में, तो किसको मिलती है? आत्मा को? शरीर तो यहीं पे रहेगा, फिर किसको मिलती है सज़ा? जो है वो आत्मा को ही मिलती है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म देह के साथ जाएगा। हमारा जब हम बोलते हैं देह किसी ने छोड़ दिया, तो वो सूक्ष्म देह निकल जाता है, सिर्फ ग्रॉस बॉडी रहती है, सटल बॉडी निकल जाती है। सटल बॉडी लाइक यू कैन से, जब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तब तक वो परमानेंट है, इसलिए उसको परमानेंट भी नहीं कहते हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त होगा तब छूट जाएगी, लेकिन जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक क्या है, वो परमानेंट है। इसलिए हम पास्ट एक्सपीरियंस, आजकल बहुत सारे साइंस भी इसको बहुत बार एक्सेप्ट करता है, या बहुत बार क्या कौन सा मानस शास्त्र है ना, वो सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस को। तो पास्ट एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस बोलते हैं। अभी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस तो पास्ट बॉडी तो जल गई ना, उधर ही जल हो गई, बर्न हो गई, कुछ तो कर दिया उसको, बरीड कर दिया, कुछ तो उसका पास्ट बॉडी के साथ हुआ ना। तो फिर ये बॉडी में कैसे एक्सपीरियंस उसका आता है, क्योंकि वो सटल बॉडी आ गई है एज इट इज़। हाँ, सिर्फ ग्रॉस शरीर बदलती है, सूक्ष्म देह नहीं बदलती है। और जब बोला जाता है कि आत्मा ने शरीर बदला है, तो सिर्फ किस चीज़ को बदला है उसने, या ग्रॉस बॉडी को बदला है, सटल बॉडी को नहीं। सटल बॉडी इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ परमानेंट टिल यू आर नॉट गेटिंग मोक्षा।
तो मोक्ष नहीं होता तब तक वो परमानेंट बॉडी की तरह ही कार्य करेगा, आत्मा उसके पास हमेशा रहेगा। इसलिए हम जब बोलते हैं ना हमें भौतिक संसार छोड़ना है, तो ये बॉडी नहीं छोड़ना है, ये तो वैसे ही छूटने वाली है ना। जस्ट 30-40 ईयर्स हियर एंड देयर, बराबर ना, 30-40-50 साल और बस, उसके बाद तो ये छूटना ही है ना। कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, तो और कितना जिएगा, और 50 साल 60 साल, उसके बाद तो ये वैसे ही छूटने वाला है। लेकिन हमें वर्कआउट जो करना है वो सटल बॉडी के ऊपर करना है। इसलिए अध्यात्म जो है वो ग्रॉस बॉडी को ज़्यादा टारगेट नहीं करते, वो सटल बॉडी को टारगेट करते हैं, क्योंकि वर्क ही आपको उसके ऊपर करना है। इसके ऊपर वर्क करके क्या इसके ऊपर वर्क करोगे, ऐसे ही खटारा है वो पता चल जाता है। अभी ना एक 25-30 साल तक वो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद उसका खटारा है या नहीं है पता चल जाता है। कभी कभी तो उसके पहले ही पता चल जाता है ना कि ये बॉडी काम नहीं कर रही है, आंखें काम नहीं कर रही है, चश्मे की आवश्यकता है, कुछ समय के बाद हाथ नहीं काम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम नहीं करती है। क्लियर? और किसी को कोई प्रश्न? ओके, सो विल मीट नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा।